गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन, मतलब कि रेस्पिरेशन की जो फुल डिटेल है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, और इसके अलावा हम फैटी एसिड्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारा आज का एजेंडा है, अगर हम उसकी बात करें तो रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं हम, श्वसन। ठीक है, तो ये पूरा जो लेक्चर होगा हमारा वो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो हम इसमें ये देखेंगे कि रेस्पिरेशन है क्या, इंट्रोडक्शन क्या है उसका। इसके अलावा हम डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, मतलब कि श्वसन से संबंधित जो परिभाषाएं दी गई है, डेफिनेशंस दी गई है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे श्वसन गुणांक या फिर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, क्या डिफरेंस है, कितने प्रकार का श्वसन होता है प्लांट्स के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेशन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हमारा टॉपिक जो है वो रेस्पिरेशन इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि रेस्पिरेशन जो है वो है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर होने वाली बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। प्लांट्स ही क्या, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, जितने भी जीवित जंतु हैं अर्थ पर, इंक्लूडिंग प्लांट्स, सभी को अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं, जो अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, जो नियमित रूप से कार्य करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। तो रेस्पिरेशन में पूरी तरीके से एक एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा, ठीक है, मतलब कि जितने भी जीवित जंतु हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, पादपों सहित जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनको अपनी जो दैनिक कार्य हैं, जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, वो कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की नीड होती ही है। किसी को कम मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत होती है और किसी को अधिक मात्रा में। ठीक है, लेकिन एनर्जी जो है वो नीडेड है। तो हम बोलते हैं कि इस एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है, प्रमुख स्रोत, हमको ये एनर्जी मिलती कहाँ से है। तो जनरली हम क्या मानते हैं कि इस एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या है, मेन जो स्रोत है इसका, वो सन को मानते हैं हम, सूर्य के प्रकाश को मानते हैं हम। ठीक है, एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, सनलाइट। ठीक है, तो सूर्य जो है वो आपका मेन सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर अभी तक हम फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस में अब ये कैसे रिलेट करता है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो सन जो है वो प्लांट्स में क्या इंपॉर्टेंट रोल करता है, जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत क्या होता है, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, इस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है थ्रू पिगमेंट्स, वर्णकों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्या बनता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। जटिल कार्बनिक पदार्थ मतलब कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज फॉर्म होता है। हमने देखा कैसे ग्लूकोज फॉर्म होता है, कैसे साइकिल्स जो है वो बैक टू बैक चलती है। ठीक है, C3 साइकिल, C4 साइकिल। तो जनरली हम क्या देखते हैं, C3 साइकिल के अंतर्गत जो ग्लूकोज फॉर्म होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी का मेन स्रोत है वो है सूर्य या सन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि कैसे पदार्थ बनते हैं, ग्लूकोज बनता है कुल मिलाकर के। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, अब जो जटिल कार्बनिक पदार्थ बने हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, उनके ऑक्सीडेशन से, है ना, इन जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, इन ऑर्गेनिक मैटर्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीडेशन से ये किस में कन्वर्ट होते हैं, CO2 और H2O में। और इसके साथ ही क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। मतलब प्लांट्स जो है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिनके ऑक्सीकरण से
CO2 और H2O का निर्माण होता है और बाद में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यही एनर्जी जो है आपकी वो काम करती है, यही जो उत्सर्जित ऊर्जा है ये काम करती है, यही एनर्जी जो है वो प्लांट्स की जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसमें काम में आती है। तो इसका मतलब श्वसन क्या हुआ, श्वसन एक ऐसी कैटाबोलिक प्रोसेस है, हम बोल सकते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब क्या है, उपचयी प्रक्रिया, मतलब जिसमें विघटन हो रहा है, जिसमें टूटने वाली है। एक तो होती है एनाबोलिक, एनाबोलिक जिसमें क्या होता है, सरल कार्बनिक अणु मिलकर के जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस में देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 6CO2 + 12H2O मिलकर के ग्लूकोज बना रहे थे और O2 रिलीज हो रही थी। तो वहां पर सरल अणु मिले थे और ग्लूकोज जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया था। ये कॉम्प्लेक्स मैटर है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये ग्लूकोज, ठीक है। अब ये क्या है, पूरा एक मॉलिक्यूल है C6H12O6, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, जब इसका विघटन होगा, ये किसमें कन्वर्ट होगा, CO2 और H2O में, ठीक है। क्या रिलीज करेगा, एनर्जी, ऊर्जा रिलीज करेगा। यही ऊर्जा जो है वो प्लांट्स अपने मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटीज होती है प्लांट्स के अंदर, जितनी भी मेटाबॉलिक उपापचयी प्रक्रियाएं हैं उसमें ये एनर्जी को यूज करेगा। इसका मतलब रेस्पिरेशन हुआ क्या, प्लांट्स के द्वारा या फिर जटिल कार्बनिक अणुओं के ऑक्सीकरण से सरल कार्बनिक अणुओं या फिर हम बोल सकते हैं CO2 और H2O का बनना, और उस प्रक्रिया में एनर्जी का रिलीज होना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। लेकिन ये सारी जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2। अब इसके बेसिस पर हम रेस्पिरेशन को भी डिवाइड करते हैं पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले मैंने बोला कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसकी आप फुल डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि श्वसन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट्स O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों में विभक्त करता है, मतलब CO2 और H2O में, और इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब श्वसन जो है, रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। और प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं, अब जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में हमको पता है कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में सारे काम जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो डे और नाइट है ना, दोनों टाइम, मतलब 24 आवर्स। तो ये हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन जो है उसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है, ये दिन और रात कभी भी हो सकता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर होता क्या है, और रेस्पिरेशन के अंतर्गत प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, मतलब सारी लिविंग सेल जो है वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है। प्लांट्स की सभी लिविंग सेल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब वो श्वसन करती हैं। लेकिन उनमें से कौन सी सेल्स जो है वो ज़्यादा एक्टिवली रेस्पिरेशन करती है, तो हम बोलते हैं प्लांट्स के जितने भी फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। फंक्शनल पार्ट्स का मतलब होता है क्रियाशील भाग। क्रियाशील भाग जैसे कि हम बोले तो सीड हो गया, ठीक है, बीज जो होते हैं प्लांट्स के, बड है जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, फंक्शन कर रही है, जर्मिनेट हो रही है, तो जर्मिनेट होने वाले सारे पार्ट्स, रूट हो गया, ठीक है, रूट, स्टेम, शूट सब आ गया। लेकिन मेनली फंक्शनल पार्ट्स की बात करें तो सोमेटिक जितने भी पार्ट्स होते हैं, कायिक भाग, ठीक है। तो प्लांट्स के कुछ फंक्शनल पार्ट्स में ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिवली होती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। इसके अलावा हम बात करें तो एक रेस्पिरेशन, हमने बोला कि प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप जो ग्लूकोज बनता है उसके ऑक्सीडेशन से CO2 और H2O बनते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, और ये सारी प्रोसेस जो है वो O2 की प्रेजेंस में होती है सारे प्लांट्स के, मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर। इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कौन शो करता है, तो फंक्शनल पार्ट जो होते हैं, क्रियाशील भाग जो होते हैं, पादप के क्रियाशील भाग जो होते हैं वो रेस्पिरेशन ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे तो रेस्पिरेशन सारी की सारी लिविंग सेल के अंदर होता ही है।
और हमने क्या बोला कि फंक्शनल पार्ट्स के अंदर ये ज़्यादा एक्टिवली होता है। अब अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें, हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस से कैसे ये रिलेट करता है। रेस्पिरेशन की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, ठीक है। यहाँ पर पिगमेंट्स और लाइट ये सब काम करते हैं। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, इट गिव्स ये चीज़ यहाँ पर और ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या कन्वर्ट करेगा, 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। इतनी मात्रा में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब ये रिलीज होने वाली एनर्जी जो है वो प्लांट्स के अंदर जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, उसमें यूज में ली जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये तो एक एनाबॉलिक प्रोसेस थी जिसमें सरल मॉलिक्यूल मिलकर के एक जटिल सरल पदार्थ मिलकर के एक जटिल पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, और ये कैटाबॉलिक है जिसमें कि ग्लूकोज जो है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है CO2 और H2O में, रेट देन एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या बोलते हैं कि सीधी सी बात है, ये स्थितिज ऊर्जा को किस में चेंज करता है, गतिशील ऊर्जा में या काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, विकिरण ऊर्जा जो थी वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही थी। रेस्पिरेशन में ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, क्रियाशील हो रही है या परिवर्तित होती है। तो रेस्पिरेशन की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि एक जटिल प्रोसेस है या एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें जो स्टैटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है और एट द एंड एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या हो गया कि यहाँ पर जो ग्लूकोज बना था प्लांट्स के अंदर, ये सनलाइट की प्रेजेंस में पिगमेंट ने लाइट को एब्जॉर्ब करके ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया था, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल्स के अंदर विघटित होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अब रेस्पिरेशन के अंदर अगर हम बात करें कि इन रेस्पिरेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर O2 अवशोषित होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में O2 यूज की जाती है, O2 जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। सबसे पहला पॉइंट हो गया, यहाँ पर O2 जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 और H2O का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, विघटन होता है, कार्बोहाइड्रेट भी हम बोलते हैं इसको। तीसरी चीज, रेस्पिरेशन की प्रोसेस की हाईलाइट पॉइंट बता रही हूँ, O2 एब्जॉर्ब की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर O2 को यूज किया गया, एब्जॉर्ब किया गया है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो यहाँ से रिलीज हुई थी, ठीक है। यहाँ से रिलीज होने वाली O2, ठीक है, और ग्लूकोज। उसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, मतलब ग्लूकोज अणु जो है वो टूटता है H2 और CO2 के अंदर। तीसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कितनी, 686 किलो कैलोरी, क्योंकि ये हम बोल सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें O2 उपस्थित होता है, जहां कहीं भी O2 की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा वहां पर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो है वो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, 686 कैलोरी लगभग ऊर्जा जो है इसमें रिलीज होती है। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, फोर्थ पॉइंट हम बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट के जो वेट है, मतलब भार जो है पादप का, उसमें कमी आती है। तो वेट लॉस डिक्रीज होता है, किसका, प्लांट्स का,
ठीक है। वेट लॉस हम जनरली बोल सकते हैं, भार में कमी आती है रेस्पिरेशन के फलस्वरूप। और लास्ट हम बोल सकते हैं कि इससे जो उत्सर्जित एनर्जी होती है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज में ली जाती है। मतलब कि ये जो एनर्जी है उसको पादप यूज कहाँ करते हैं, तो उनकी जितनी भी वाइटल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, सेल डिवीजन है, तो इन सारी प्रोसेसेस के अंदर इस ऊर्जा का यूज जो है वो प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है और डेफिनेशंस हो गई इसकी कि ये एक ये एक जटिल प्रोसेस है जिसमें स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, एनर्जी रिलीज होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज बनता है उसका ऑक्सीडेशन से CO2 और H2O बनता है, और ये प्रोसेस जो है वो O2 की उपस्थिति में होती है और एनर्जी क्या होती है इसमें रिलीज होती है। तो इस प्रकार की प्रोसेस जो प्लांट्स की सारी लिविंग सेल्स, मतलब प्लांट्स की सारी सेल्स जो है वो शो करती हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, जिसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, हम पीपीटी में देख लें। इंट्रोडक्शन, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। तो परिचय, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। मतलब कि सभी जो लिविंग सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, जितनी भी उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसको कंप्लीट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज द सन एंड ग्रीन प्लांट्स स्टोर रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम द सन एज केमिकल एनर्जी इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय फोटोसिंथेसिस। हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की को अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके जो है वो जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ब्रेक देम इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इनके ऑक्सीडेशन से ही प्राप्त करते हैं। CO2 और H2O का निर्माण होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट अकर्स इन प्लांट्स या इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब प्लांट्स की सभी जीवित कोशिकाएं, मतलब सभी सेल्स के अंदर रिप्रेजेंट होने वाला ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। बट मेनली इन द मोस्ट फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज सोमेटिक, फ्लोरल बर्ड, जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम है, एपेक्स है, रूट एपेक्स, स्टेम एपेक्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये फंक्शनल पार्ट्स के द्वारा कुछ जो है वो ज़्यादा ही रिप्रेजेंट की जाती है। In the respiration process या respiratory process, static energy is converted into kinetic energy। स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो इक्वेशन है C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 it gives 6CO2 12H2O 686 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन जो है वो ऐसे होता है। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो ये फॉर्म होते हैं, ये दोनों कहाँ से मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस से मिलते हैं। ठीक है, ये हिंदी हो गया इसका रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। हमने बात करी ऑक्सीजन यूज में ली जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोज इनटू CO2 एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट विघटित होता है CO2 और वाटर के अंदर। एनर्जी इज एमिटेड, ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर काम में आते हैं, मध्यवर्ती पदार्थों का निर्माण होता है। देयर इज अ डिक्रीज इन प्लांट वेट। प्लांट वेट में कमी आती है। डेफिनेशंस की बात करें अगर हम, तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच, अब अलग अलग परिभाषा यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन है क्या, तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मतलब कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है किसके ऑक्सीडेशन से, फूड के ऑक्सीडेशन से। दूसरी बात, रेस्पिरेशन इज अ एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इन विच स्टैटिक एनर्जी एक्यूमुलेटेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया मान सकते हैं जिसमें कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उसमें जो मतलब कार्बनिक यौगिक मतलब ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट की बात करें अगर हम, तो उसमें संचित जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच
Complex organic material are oxidized into simple compounds in the presence of oxygen, resulting in the formation of CO2 and water. Release of energy is called respiration. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एट द एंड इसमें ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होती है, ठीक है। कार्बनिक अणुओं का विघटन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण ऊर्जा जो है वो रिलीज होती है। तो इस प्रकार से डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा परिभाषित किया गया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मतलब रेस्पिरेशन में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी प्रोसेसेस हैं, उनके बेसिस पर ये डेफिनेशंस जो थी वो दी गई थी। अब हम बात करते हैं श्वसन गुणांक की, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, ठीक है, श्वसन गुणांक की। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, ठीक है, श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक जो है वो एक अनुपात है, एक रेशो है, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या फिर श्वसन गुणांक जो है, जिसको हम स्मॉल या फिर हम बोल सकते हैं RQ से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, तो एक रेशो है, एक अनुपात है, ठीक है। किसका अनुपात है? ये O2 और CO2 का अनुपात है। हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में O2 और CO2 का जो रोल है उसका रेशो जो है वही क्या कहलाता है? RQ कहलाता है। अब रेशो या फिर रोल क्या है अगर हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बात करें तो O2 और CO2 का जो रोल है उसके बेसिस पर उसका जो अनुपात निकलता है उसी को हम ये बोलते हैं। अब हमने जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस लिखी थी या फिर रेस्पिरेशन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे थे उसमें हमने देखा था कि रेस्पिरेशन के अंदर O2 जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है, CO2 जो है वो रिलीज की जाती है। तो इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों के आयतन का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? RQ। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बोले या फिर इसका जो फॉर्मूला बोले वो क्या होगा? RQ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिलीज्ड CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब्ड O2 इज कॉल्ड RQ, ठीक है। मतलब कि इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? RQ बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ रिलीज CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब्ड O2। इसका मतलब क्या हो गया कि श्वसन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होने वाली CO2 तथा अवशोषित होने वाले O2 के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? श्वसन गुणांक कहते हैं। मतलब कि आपको हर पदार्थ के लिए देखना पड़ेगा। जैसे हम बात करें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब ये होता है ऐसे पदार्थ जो श्वसन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका कुल मिलाकर के हम बोलते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था? ग्लूकोज का हो रहा था। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट की ही हम बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो RQ होगा वो कैसे निकालेंगे हम? तो कार्बोहाइड्रेट के केस में क्या होता है? जितनी मात्रा में CO2 रिलीज की जाती है उतनी ही मात्रा में O2 जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। अगर इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो इक्वल है तो आप उसको क्रॉस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट के केस में RQ की स्थिति क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट के केस में जितनी मात्रा में CO2 रिलीज की जाती है उतनी ही मात्रा में O2 जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। तो यहाँ पर RQ जो है वो 1 आता है। फैट्स की बात करें अगर हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की बात करते तो फैट में जनरली जो RQ है वो 0.7 समथिंग होता है, ठीक है। फैट्स की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 0.7, मतलब लेस देन 1। प्रोटीन के साथ भी सेम चीज है, ठीक है। ये मतलब कि ये वाला पोर्शन कम, ये वाला पोर्शन ज्यादा, ठीक है। ये आपका कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 120 हो गया, ये हो गया आपका 140, 148। तो इस हिसाब से जो रेशो आएगा वो इतना आएगा। जो
आपका आंसर आएगा फाइनल वो इतना आएगा। प्रोटीन के केस में भी यही होता है, लेस देन 1 होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 होता है क्योंकि इसमें दोनों की जो मात्रा होती है वो बराबर होती है। तो ये तो एक हमारा छोटा सा पॉइंट था RQ की डेफिनेशन हो गई, RQ का फॉर्मूला हो गया। कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली, प्रोटीन की बात कर ली, लेस देन 1 होता है, 1 से कम होता है, और इसका भी फेट का भी 1 से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.7 जो है या 6 जो है वो इसका फिक्स अमाउंट माना जाता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो है, श्वसन जो है वो कितने प्रकार का होता है उसके बेसिस पर हम बात करें। किसी का भी हम टाइप पढ़ते हैं तो कोई ना कोई बेस लेते हैं हम, तो यहाँ पर जो हम बेस लेंगे वो है O2 की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस। तो हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ O2। तो कुल मिलाकर के O2 की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस के बेसिस पर हम रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसा जिसमें जो ऐसा रेस्पिरेशन जो O2 की उपस्थिति में हो रहा है, और एक ऐसा रेस्पिरेशन जो O2 की एब्सेंस में हो रहा है। तो इसको हम नाम क्या देते हैं? सबसे पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में? डिफरेंस इतना ही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन O2 की प्रेजेंस में होता है और एनएरोबिक वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो वायु में O2 की उपस्थिति में होता है, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ O2, है ना। तो ऐसा श्वसन कहलाता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। और O2 की एब्सेंस में होने वाला, अब हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी तो हमने वहाँ पर लिखा था कि O2 जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है, तो वो इक्वेशन केवल और केवल एरोबिक के केस में ही सही मानी जाएगी, क्योंकि एनएरोबिक में O2 जो है वो यूज में नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज ये होगा कि यहाँ पर O2 जो है वो नहीं होगी, तो केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का विघटन होगा। और O2 की एब्सेंस में होने वाले विघटन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। अब हम इनके दोनों के डिफरेंस की बात करें। पहला डिफरेंस तो ये कि O2 की प्रेजेंस में था, ये O2 की एब्सेंस में होता है। ये मोस्ट ऑफ प्लांट्स और सारे लिविंग जितने भी हैं उनके अंदर होने वाला रेस्पिरेशन है। मोस्ट ऑफ प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन है, सबसे ज्यादा यही होता है। ये बहुत रेयर जो लोअर प्लांट्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर होने वाला रेस्पिरेशन है, जो कि O2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। बैक्टीरिया के अंदर होने वाला या फिर हम बोल सकते हैं लोअर प्लांट्स के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन है। अब O2 की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें अभी हमने देखा था कि जो एनर्जी है वो ज़्यादा बनती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। अभी हमने देखा 686 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो यहाँ पर रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट CO2 और H2O में टूटने के बाद में एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज करता है। यहाँ पर ये प्रोसेस O2 की एब्सेंस में होती है, इस वजह से यहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो कम मात्रा में रिलीज होती है। और हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके रूप में इथाइल अल्कोहल जो है वो बनता है। तो यहाँ पर तो इक्वेशन वही वाली आएगी, ग्लूकोज प्लस 6O2 वाली, यहाँ पर CO2 H2 और एनर्जी आ जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, C6 H12O6 it gives 2C2H5OH plus 2CO2 plus 28 किलो कैलोरी एनर्जी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ये इसकी इक्वेशन है, ग्लूकोज है, O2 नहीं है, ठीक है, क्योंकि O2 के एब्सेंस में होने वाला है, तो ये इथाइल अल्कोहल
प्लस CO2 प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 किलो कैलोरी एनर्जी है और यहाँ पर है 686 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इस प्रकार से हमारा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है या बेसिक चीज़ें हैं रेस्पिरेशन की, इंट्रोडक्शन है, आपका जनरल डेफिनेशंस है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ये हम बोल रहे हैं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी भी बनती है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 ATP बनते हैं। अब ये 38 ATP कैसे बनते हैं, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जब हम स्टेप्स पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के, जो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स है, ETS, उसमें हम देखेंगे कि इतने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से इतने ATP जो है वो बनते हैं और ये ATP जो है वो प्लांट्स अपनी वाइटल एक्टिविटीज लाइक सेल डिवीजन और इन सब में यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है। हम PPT देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, ठीक है, श्वसन गुणांक, द रेशियो of the volume of released CO2 and absorbed O2 in respiration is called the respiratory quotient। ठीक है, मतलब कि CO2 रेस्पिरेशन की प्रोसेस में विमुक्त होने वाली CO2 और अवशोषित होने वाले O2 के आयतन के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, श्वसन गुणांक। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ रिलीज्ड CO2, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। इसके अलावा ये है ना, द वॉल्यूम ऑफ रिलीज्ड CO2 डिवाइडेड बाय एब्जॉर्ब्ड O2 इन इज द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से विमुक्त होने वाली CO2 का आयतन डिवाइडेड बाय अवशोषित होने वाली O2 का आयतन। तो इस तरीके से हम इसको एज अ फॉर्मूला बता सकते हैं। नेक्स्ट, दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर जो है रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एरोबिक, सेकंड इज एनारोबिक। डिफरेंस देख लिया हमने। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। देयर एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन मोस्ट प्लांट एंड ऑल एनिमल्स। देयर इज complete oxidation of organic matter in the presence of O2 resulting in the formation of CO2 and water। ठीक है, CO2 और वाटर फॉर्म होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक के अंदर इन सम प्लांट्स एंड बैक्टीरिया देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इथाइल अल्कोहल जो है वो फॉर्म होता है और इस प्रकार से जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये हमारी थर्ड यूनिट का सबसे पहला बेसिक जो लेक्चर है हमने आज पढ़ा। इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि रेस्पिरेशन जो है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, मतलब रेस्पिरेशन है क्या, कहाँ पर प्लांट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स के अंदर ये होता है और प्लांट्स के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो डेफिनेशंस है और जो प्रोसेस है उसके अंदर जो इंक्लूडिंग पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, श्वसन गुणांक क्या होता है और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की हमने इसमें बात करी। नेक्स्ट क्लास में हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। थैंक यू।